डीएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल में हमने ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट को पढ़ा और एवेरी मैकलिड एंड मैककार्थी के एक्सपेरिमेंट को पढ़ा। अब हम लोग जो है पढ़ते हैं हर्शे एंड चेज का एक्सपेरिमेंट, जिस एक्सपेरिमेंट को हम लोग ब्लेंडर्स एक्सपेरिमेंट के नाम से भी जानते हैं। और ये एक्सपेरिमेंट फाइनली लोगों को उसने एक्सेप्ट करने पर मजबूर कर दिया कि डीएनए ही वास्तव में जेनेटिक मटेरियल है और डीएनए ही वास्तव में ट्रांसफॉर्मेशन करता है एक स्ट्रेन के बैक्टीरिया को दूसरे स्ट्रेन में, और ये यूनिवर्सली जेनेटिक मटेरियल के रूप में सभी ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होता है। तो हर्शे और चेज का एक्सपेरिमेंट जानने से पहले हमें जो है बैक्टीरियोफाज के स्ट्रक्चर को बारे में थोड़ा सा जानना पड़ेगा। बैक्टीरियोफाज आप लोग फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ चुके हैं कि बैक्टीरियोफाज वास्तव में एक तरीके का वायरस होता है जो बैक्टीरिया को अटैक करता है। ये आपके सामने एक T2 बैक्टीरियोफाज का स्ट्रक्चर दिया हुआ है। इस बैक्टीरियोफाज में आप देखेंगे कि एक प्रोटीन कोट स्ट्रक्चर होता है, यहाँ से लेके यहाँ तक का पूरा आफ्टर प्रोटीन कोट होता है। उस प्रोटीन कोट में ऊपर वाला जो पार्ट है, ये जो हेक्सागोनल स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, इसको हम लोग कैप्सिड बोलते हैं। और ये एक नीचे लंबी सी टेल है और टेल के नीचे टेल फाइबर्स हैं। ये जो मकड़ी जैसे जो आपको पैर दिख रहे हैं, टेल फाइबर्स हैं। और देखिए टेल के नीचे जो है एंड प्लेट है, इस एंड प्लेट पर छोटे छोटे स्पाइक्स लगे हैं, छोटे छोटे दिख रहे हैं ना, ये कांटे स्पाइक्स लगे हुए हैं। तो जो टेल फाइबर है, ये टेल फाइबर वायरस को अपना होस्ट आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। यानी कि जो पर्टिकुलर होस्ट है वो वायरस के लिए सूटेबल है कि नहीं, इसका पता वो टेल फाइबर से लगाता है। और इसके बाद जब उसको सूटेबल होस्ट मिल जाता है, यानी पर्टिकुलर सूटेबल बैक्टीरिया मिल जाता है जिसके ऊपर उसको अटैक करना है, तब ये अपने स्पाइक्स चुभो देता है उस बैक्टीरिया के सेल के ऊपर। और स्पाइक्स चुभाने के बाद ये जो इसका जो लंबी सी टेल बनी हुई है ना, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का कॉलर से लेकर के टेल फाइबर के बीच वाला पार्ट, इसको ये इंजेक्शन की तरह जो है बैक्टीरिया के सेल वॉल में इंसर्ट करता है। और इंसर्ट करने के बाद इसके जो आप देखेंगे जो कैप्सिड हेड है, इस हेड के अंदर यहाँ पर ये डीएनए रखा हुआ है इसका, और ये डीएनए ये बैक्टीरिया के सेल के अंदर डाल देता है। जो फाज का डीएनए है, फाज के डीएनए में वायरस बनाने के सारे कैरेक्टर्स या सारी इंफॉर्मेशन इसके डीएनए में प्रेजेंट होती है। एक बार जब बैक्टीरियोफाज का डीएनए बैक्टीरिया के सेल के अंदर चला जाता है, तो आप लोगों को पता होगा कि दो तरीके की साइकिल चलती है ना, एक लिटिक साइकिल, एक लाइसोजेनिक साइकिल। तो अभी हम इस डिटेल में नहीं जाएंगे लिटिक और लाइसोजेनिक साइकिल में, वो आप लोग फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ चुके हैं। तो जो लाइसोजेनिक साइकिल्स होती है, उसमें क्या होता है कि जो बैक्टीरियोफाज का डीएनए है, ये अपना डीएनए बैक्टीरिया के जो क्रोमोसोम है उसके अंदर इंसर्ट करके चुपचाप पड़ा रहता है। और जैसे जैसे बैक्टीरिया रेप्लिकेट करता है, अपनी कॉलोनी बनाता रहता है, उसके साथ साथ उसके जो फाज के पार्टिकल्स हैं, फाज का डीएनए पार्टिकल है, वो भी रेप्लिकेट करता रहता है। और ये काम कई जनरेशन तक चलता रहता है। फिर अचानक से कुछ ऐसे इन्वायरमेंटल क्यूज या केमिकल क्यूज या कुछ ऐसे सिग्नल मिलते हैं, जब बैक्टीरियोफाज का डीएनए बैक्टीरिया के डीएनए से अलग हो जाता है, और फिर ये अपनी बैक्टीरियोफाज का डीएनए अपनी ढेर सारी कॉपी बनाता है। फिर बैक्टीरिया के प्रोटीन सिंथेसाइजिंग मशीनरी को कब्जा कर लेता है, हाईजैक कर लेता है, और उसके बाद अपना प्रोटीन कोड बनाने लगता है। फिर बैक्टीरियोफाज के जो प्रोटीन कोड ढेर सारे अंदर बैक्टीरिया के अंदर बन गए, उनके अंदर फिर पैकिंग होती है बैक्टीरियोफाज के डीएनए के, और कंप्लीट फाज पार्टिकल बन जाता है। ये सब काम कहाँ चल रहा है? बैक्टीरिया के सेल के अंदर। अब बैक्टीरिया के सेल के अंदर जब कंप्लीट फाज पार्टिकल बनता है, तब बैक्टीरिया बस्ट कर जाता है, फट जाता है, और सारे फाज पार्टिकल्स निकल जाते हैं और आसपास के बैक्टीरिया को फिर इन्फेक्ट करने चले जाते हैं। तो इस तरीके से बैक्टीरियोफाज का लाइफ साइकिल, लाइसोजेनिक साइकिल चलता है। ये आपको मैंने फर्स्ट सेमेस्टर में बताया भी था, या शायद अगर पौनिका मैम ने आप लोगों को पढ़ाया होगा तो उन्होंने आपको बताया होगा। तो एक ब्रीफ में मैंने आपको बैक्टीरियोफाज के बारे में इसलिए बताया क्योंकि हर्शे एंड चेज का जो एक्सपेरिमेंट है वो बैक्टीरियोफाज और बैक्टीरिया के इन्फेक्शन के ऊपर ही आधारित है। तो कैसे बैक्टीरियोफाज बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है ये आप लोगों को पता है। यहाँ इस डायग्राम में ये शो करने की कोशिश की गई कि देखिए ये बैक्टीरिया की सेल है, और इस बैक्टीरिया के सेल के ऊपर ये यहाँ पर जो है ये फाज पार्टिकल्स अटैच होते हैं। ठीक है। हर्शे एंड चेज ने अपने ब्लेंडर एक्सपेरिमेंट में दो अलग अलग तरीके के बैक्टीरिया
को उन्होंने अपने कल्चर में ग्रो कराया। हर्से एंड चेज, एडी हर्से एंड एमजे चेज, इन्होंने ये अपना एक्सपेरिमेंट 1952 में परफॉर्म किया था। इन्होंने बैक्टीरिया के दो अलग अलग कल्चर तैयार किए। एक बैक्टीरिया के कल्चर को उन्होंने रेडियो एक्टिव सल्फर से लेबल किया। सल्फर है ना, सल्फर S35, जो S35 होता है, सल्फर 35, ये रेडियो एक्टिव सल्फर होता है। और रेडियो एक्टिव करने से एडवांटेज ये होता है कि अगर ये रेडियो एक्टिव होगा तो ये आसानी से डिटेक्ट किया जा सकता है गाइगर मूलर काउंटर के द्वारा या एक्सरे फिल्म के द्वारा। ये आसानी से इसको डिटेक्ट किया जा सकता है कि ये जो सल्फर है ये रेडियो एक्टिव है, नॉर्मल सल्फर नहीं है। दूसरा, उन्होंने जो बैक्टीरिया कल्चर का जो बैच लिया उसमें क्या किया कि उन्होंने बैक्टीरिया को रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस के ऊपर ग्रो कराया। उसका जो कल्चर मीडियम था उसमें उन्होंने रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस डाल दिया। नतीजा क्या हुआ कि जब ऐसे दो अलग अलग बैक्टीरिया के कल्चर तैयार हुए, जिसमें कि एक में रेडियो एक्टिव सल्फर है और दूसरे में रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस है, अब ऐसे बैक्टीरिया को उन्होंने फाज से इन्फेक्ट कराया। तो जब फाज से इन्फेक्ट कराया तो जाहिर सी बात है कि ऐसे फाजेस जब इन बैक्टीरिया के अंदर ग्रो करेंगे तो जिसमें रेडियो एक्टिव सल्फर है, सल्फर क्या होता है कि सल्फर बेसिकली प्रोटीन में प्रेजेंट होता है। जो प्रोटीन के जो अमाइनो एसिड्स होते हैं ना, तो आप लोग जानते हैं कि लगभग 20 अमाइनो एसिड होते हैं, एसेंशियल अमाइनो एसिड है। उसमें जो सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड है उसमें होता है, सल्फर कंटेनिंग में मेथियोनिन, ये जो अमीनो एसिड होता है इसमें सल्फर प्रेजेंट होता है। मेथियोनिन एंड सिस्टीन सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड्स हैं। तो प्रोटीन के स्ट्रक्चर में सल्फर तो प्रेजेंट होता है लेकिन फास्फोरस प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि प्रोटीन अमाइनो एसिड से बने होते हैं। इसी तरह जो बैच 2 का कल्चर है जिसमें इन्होंने रेडियो एक्टिव फास्फोरस को यूज किया, तो आप सभी जानते हैं कि जो डीएनए होता है वो डीएनए राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है और एसिड बेसिकली फास्फोरिक एसिड होता है। एसिड बेसिकली फास्फोरिक एसिड होता है। तो वो जो फास्फोरिक एसिड है वो क्या हो गया, रेडियो एक्टिव हो गया। यानी ऐसे बैक्टीरिया के जो डीएनए थे वो रेडियो एक्टिव हो गए कल्चर में प्रेजेंट होने के कारण। और डीएनए में सल्फर नहीं प्रेजेंट होता है। खास बात यह है ना कि डीएनए में सल्फर नहीं प्रेजेंट होता है, तो जो रेडियो एक्टिव सल्फर रहे होंगे वो उसमें डीएनए में नहीं गए होंगे। सिमिलरली प्रोटीन में जो है फॉस्फोरस नहीं प्रेजेंट होता है। इसीलिए इन्होंने सोच समझ करके दो अलग अलग बैक्टीरिया के कल्चर तैयार किए, जिसमें कि एक कल्चर में रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस रखा और दूसरे कल्चर में रेडियो एक्टिव सल्फर रखा। अब ऐसे बैक्टीरिया को फाज से इन्फेक्ट कराया तो नतीजा क्या हुआ कि ऐसा बैक्टीरियल कल्चर जिसमें कि रेडियो एक्टिव सल्फर था, उसमें जब बैक्टीरिया के ऊपर जब फाज पार्टिकल्स ने अटैक किया और फाज पार्टिकल्स ने अटैक करने के बाद फिर बैक्टीरिया के अंदर अपना बैक्टीरिया के अंदर जब उन्होंने फाज असेंबली तैयार की, यानी अपना डीएनए बनाया होगा, अपना प्रोटीन कोड बनाया होगा, तो जाहिर सी बात है कि मीडियम में सल्फर कंटेनिंग रेडियो एक्टिव सल्फर प्रेजेंट है। तो जो रेडियो एक्टिव सल्फर था वो सल्फर इन बैक्टीरियोफाज के प्रोटीन कोट में अटैच हो गया, क्योंकि प्रोटीन जाहिर सी बात है अमाइनो एसिड से बना होगा और अमाइनो एसिड कैसे थे, सारे के सारे रेडियो एक्टिव थे, सल्फर कंटेनिंग, सॉरी सारे के सारे नहीं, केवल सल्फर कंटेनिंग जो अमाइनो एसिड्स थे वो रेडियो एक्टिव हुए क्योंकि वहां पर रेडियो एक्टिव सल्फर प्रेजेंट था। सिमिलरली जो बैच 2 का कल्चर था इसमें रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस प्रेजेंट था। रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस जाहिर सी बात है कि डीएनए के निर्माण में फॉस्फोरिक एसिड का यूज होता है और जो रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस था ये डीएनए में इनकॉर्पोरेट हो गया। तो ऐसे बैक्टीरियोफाज जिसमें कि रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस था वो रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस इसके डीएनए में इंसर्ट हो गया। आप देखेंगे कि यहाँ पर ये ब्लू कलर का स्ट्रक्चर दिखाया गया है, ये ब्लू कलर का स्ट्रक्चर दिखा रहा है, ये रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस वाला डीएनए वाला फाज है। यहाँ पर आप ऊपर देखेंगे कि यहाँ पर जो प्रोटीन कोट है वो रेड कलर की दिखाई है। इसका मतलब ये है कि जो बैक्टीरियोफाज का प्रोटीन कोट है केवल उसमें रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस प्रेजेंट है। अब इन दोनों अलग अलग बैच के जो बैक्टीरिया और इनके बैक्टीरियोफाज का इन्फेक्शन वाला जो इनका कल्चर था उसको उन्होंने क्या किया, ब्लेंडर में रख के चला दिया। ब्लेंडर मतलब मिक्सी में रखकर, जो ब्लेंडर होता है मिक्सी का ब्लेंडर वाला पार्ट, तो रख करके चला दिया, उसको एजिटेट कर दिया। एजिटेट करने का पर्पज ये था कि जब बैक्टीरियोफाज किसी बैक्टीरिया के सरफेस पर अटैच हुए होंगे, जब इन्फेक्शन कर रहे होंगे,
उसी दौरान इन्फेक्शन के जस्ट बाद इनका जो प्रोटीन कोट है वो बाहर का बाहर रह जाता है। जब बैक्टीरियोफाज इन्फेक्ट करता है किसी बैक्टीरिया को तो उसका प्रोटीन कोट बाहर रह जाता है और केवल डीएनए बैक्टीरिया के अंदर आ जाता है। तो ब्लेंडर चलाने से क्या हुआ कि जो भी प्रोटीन कोट वाले जो वायरसेस के या जो बैक्टीरियोफाज के जो प्रोटीन कोट बैक्टीरिया के सेल के सरफेस पर रहे होंगे वो टूट के अलग हो जाएंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखेंगे कि ये ब्लेंडर चलाने की वजह से जो बैक्टीरियोफाज का जो प्रोटीन कोड था वो बैक्टीरिया के सरफेस से अलग हो गया। ठीक है, अब इसके बाद फिर उन्होंने इसको सेंट्रीफ्यूज किया। अब इसको सेंट्रीफ्यूज करके जब इन्होंने ऑब्जर्व किया तो ये देखा कि जो बैक्टीरिया होते हैं ना, ये बैक्टीरिया जब सेंट्रीफ्यूज करते हैं तो पिलेट बना के नीचे चले जाते हैं, क्योंकि बैक्टीरिया का जो मास होता है वो वायरस के मास से ज्यादा होता है। तो बैक्टीरिया तो नीचे पिलेट बना के रह गया और ये जो बैक्टीरियोफाज थे ये इस सॉल्यूशन में पड़े रह गए। तो अब इसका जब इन्होंने रेडियो एक्टिविटी टेस्ट किया तो ये देखा कि जो सॉल्यूशन है उसमें तो रेडियो एक्टिविटी शो हो रही है, लेकिन बैक्टीरिया जो पिलेट यानी कि जो प्रेसिपिटेट के फॉर्म में जो नीचे प्रेजेंट है बैक्टीरिया, उन बैक्टीरिया के अंदर कोई रेडियो एक्टिविटी शो नहीं हो रही है। इसका मतलब ये हुआ कि जो सॉल्यूशन है जिसके अंदर रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस है वो फॉस्फोरस केवल सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। इसका मतलब कि ये रेडियो एक्टिव सल्फर ये केवल सॉल्यूशन में प्रेजेंट है और इस सॉल्यूशन में केवल और केवल फाज पार्टिकल बचे हुए, कोई भी फाज का डीएनए अंदर प्रेजेंट नहीं हो पाया या रेडियो एक्टिविटी शो नहीं कर पाया। दूसरे केस में जब इन्होंने रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस वाले बैक्टीरियल कल्चर में इन्होंने जब बैक्टीरियोफाज डाला और इन्फेक्शन के दौरान उन्होंने जब ब्लेंडर चला दिया, ब्लेंडर चलाने के बाद फिर क्या कंडीशन हुई कि ब्लेंडर चलाने के बाद हुआ ये कि जो प्रोटीन कोड थे वो अलग हो गए टूट करके, और बैक्टीरिया के अंदर केवल इन जो बैक्टीरियोफाज का डीएनए था वो डीएनए अंदर प्रवेश कर गया। तो डीएनए प्रवेश कर गया तो डीएनए कैसा था? डीएनए रेडियो एक्टिव था। क्यों? किसके अंदर? रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस प्रेजेंट है। अब इसको फिर इन्होंने इस ब्लेंडर चलाने के बाद उसको उन्होंने सेंट्रीफ्यूज किया तो फिर जितने बैक्टीरिया थे इसके अंदर वो सब पिलेट बना के नीचे बैठ गए और ऊपर क्या हुआ, ऊपर का जो क्लियर सॉल्यूशन था जो सुपरनेटेंट था, उस सुपरनेटेंट के अंदर केवल फाज पार्टिकल्स प्रेजेंट थे। तो फाज पार्टिकल्स प्रेजेंट थे यानी कि फाज पार्टिकल्स में केवल सल्फर, नॉर्मल सल्फर प्रेजेंट था, उसमें कोई रेडियो एक्टिव सल्फर प्रेजेंट नहीं था। लेकिन जो बैक्टीरिया थे जो प्लेट बना करके नीचे बैठ गए, उनको जब चेक किया गया उस प्लेट को तो उसके अंदर रेडियो एक्टिविटी शो हुई। रेडियो एक्टिविटी क्यों शो हुई? क्योंकि जो फाज पार्टिकल्स थे जिन्होंने इन बैक्टीरिया को इन्फेक्ट किया होगा, उन फाज पार्टिकल्स का डीएनए रेडियो एक्टिव था और वो रेडियो एक्टिव डीएनए इन बैक्टीरिया के अंदर प्रवेश कर गया और ये जो बैक्टीरिया थे, ये जो पिलेट था, इसने रेडियो एक्टिविटी शो की। तो इस एक्सपेरिमेंट से ये दो चीजें स्पष्ट हो जाती हैं कि जो बैक्टीरियोफाज का डीएनए है केवल वो डीएनए ही बैक्टीरिया के अंदर प्रवेश करता है इन्फेक्शन के दौरान, बाकी प्रोटीन कोड बैक्टीरिया के अंदर प्रवेश नहीं करता है। दूसरी ये बात पता चलती है कि जो बैक्टीरियोफाज का डीएनए है उस डीएनए में अपनी कॉपी यानी बैक्टीरियोफाज के डीएनए की कई कॉपी बनाने की क्षमता होती है और दूसरा अपनी कॉपी बनाने के साथ साथ पूरा जो बैक्टीरियोफाज की लाइफ साइकिल है, जो नेसेसरी प्रोटीन्स हैं, जो पैकिंग प्रोटीन्स हैं, जो कैप्सिड प्रोटीन्स हैं, जो एंटीजेनिक प्रोटीन्स हैं, ये सारे जितने अलग अलग तरीके के जो प्रोटीन्स होते हैं उन प्रोटीन्स को बनाने के जितने भी जीन्स हैं वो सभी इस बैक्टीरियोफाज के डीएनए में प्रेजेंट होते हैं। यानी कि डीएनए में अपनी बैक्टीरियोफाज के डीएनए में अपनी कॉपी करने की क्षमता तो होती है, बट साथ ही साथ इसको अपनी लाइफ साइकिल चलाने के लिए जितने नेसेसरी जीन्स की आवश्यकता होती है वो सारे जीन्स इस बैक्टीरियोफाज के डीएनए में प्रेजेंट होते हैं। ये भी हमें पता चलता है। ठीक है, फिर एक चीज और हमें पता चलती है कि जो डीएनए होता है वो डीएनए केवल डीएनए में फास्फोरस प्रेजेंट होता है और दूसरी बात यह है कि ये जो डीएनए है ये डीएनए केवल बैक्टीरिया के अंदर प्रवेश करता है, प्रोटीन प्रवेश नहीं करता है। ठीक है, और इन
एक्सपेरिमेंट से लोगों को ये स्पष्ट हो गया कि केवल डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है, आरएनए जेनेटिक मटेरियल नहीं है, प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल नहीं है, कार्बोहाइड्रेट जेनेटिक मटेरियल नहीं है और लिपिड जेनेटिक मटेरियल नहीं है। तो इससे जो केमिकल नेचर ऑफ द जेनेटिक मटेरियल है वो स्पष्ट हो गया कि जो जेनेटिक मटेरियल सभी ऑर्गेनिज्म में यूनिवर्सली प्रेजेंट है वो केमिकली डीएनए ही है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड ही है। और हर्शे को इस एक्सपेरिमेंट के लिए 1969 में डेलब्रक और ल्यूरिया के साथ मेडिसिन का नोबेल प्राइज दिया गया। यानी कि जाहिर सी बात है कि जब उनके एक्सपेरिमेंट को दुनिया ने रिकॉग्नाइज किया कि नहीं भाई हाँ अब तो ये कंफर्म हो गया कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए के अलावा आरएनए नहीं है, सल्फर यानी प्रोटीन नहीं है, आरएनए नहीं है, लिपिड नहीं है, कार्बोहाइड्रेट नहीं है। तो फाइनली जो है हर्शे को चेज का शायद डेथ हो गई थी, तो नोबेल प्राइज देने में एक नियम होता है कि जो लोग लिविंग होते हैं उन्हीं को जो है नोबेल प्राइज दिया जाता है। तो आई डोंट नो द रीजन कि चेज को क्यों नहीं दिया गया, बट डेफिनेटली हर्शे शेयर्ड नोबेल प्राइज इन मेडिसिन विद डेलब्रक एंड लूरिया इन 1969। तो ये एक्सपेरिमेंट किया गया था 1952 में और नोबेल प्राइज इनको मिला था 1969 में। तो ये तीन एक्सपेरिमेंट से ये प्रूफ हो जाता है कि डीएनए इज रियली अ जेनेटिक मटेरियल, और ये तीनों के तीनों एक्सपेरिमेंट्स जो है ये आपके सिलेबस में प्रिस्क्राइब्ड है यूनिट 2 में। अब आते हैं 1953 में, फाइनली 1952 का हर्शे एंड चेज का एक्सपेरिमेंट है और 1953 में आप लोग जानते हैं कि वॉटसन एंड क्रिक ने डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर के बारे में बताया। और ये जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है केवल वॉटसन एंड क्रिक का ही परिणाम नहीं था, बल्कि इसमें रोजा फ्रैंकलिन और उनके स्टूडेंट इनका भी, जो विल्किंसन, इनका भी रोल था, जिसमें कि जो नोबेल प्राइज मिला था इसको इस खोज के लिए वॉटसन एंड क्रिक को, वो नोबेल प्राइज जो उनकी मैडम थी रोजा, उनको नहीं दिया जा सका। उसके बारे में हम बाद में बताएंगे। बट जहां तक है कि डीएनए का स्ट्रक्चर है, आप सभी जानते हैं कि डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है जिसमें कि दो स्ट्रैंड पाए जाते हैं और दोनों स्ट्रैंड एंटी पैरेलल होते हैं। देखिए दो स्ट्रैंड है ना, एक स्ट्रैंड ये है और दूसरा स्ट्रैंड ये है। तो ये जो स्ट्रैंड्स होते हैं ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड के बने हुए स्ट्रैंड्स होते हैं। इसमें एंटी पैरेलल स्ट्रैंड होते हैं। एंटी पैरेलल मतलब एक स्ट्रैंड 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन की ओर जाता है, तो दूसरा स्ट्रैंड 3 प्राइम टू 5 प्राइम की ओर डायरेक्शन में रहता है। ये प्राइम क्या है? प्राइम मतलब फ्री हाइड्रोक्सिलिक एसिड जिस तरफ प्रेजेंट होता है उसको हम लोग जो है प्राइम के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो अगर ये 5th कार्बन पे प्रेजेंट है तो 5 प्राइम हुआ, अगर 3rd कार्बन पे प्रेजेंट है तो ये 3rd प्राइम स्ट्रक्चर कहलाता है। तो जो दोनों डबल स्ट्रैंड्स होते हैं वो एक दूसरे के एंटी पैरेलल होते हैं और स्ट्रेट नहीं होते हैं, सीढ़ी जैसे स्ट्रेट है ऐसे नहीं, बल्कि ये हेलिकल स्ट्रक्चर, ट्विस्टेड स्ट्रक्चर होते हैं, ऐंठे हुए स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे स्प्रिंग होती है, या आप लोगों ने सीढ़ी देखी होगी कि जहाँ स्पेस की कमी होती है वहां जो है घुमावदार सीढ़ी बनाते हैं। तो जैसे घुमावदार सीढ़ी के अंदर ये स्टेप्स होते हैं, पैर के पायदान होते हैं, तो ये पायदान की तरह यहाँ पर जो है नाइट्रोजनस बेस प्रेजेंट होते हैं। और ये जो नाइट्रोजनस बेस होते हैं, आप सभी जानते हैं कि दो तरीके के नाइट्रोजनस बेस होते हैं, प्यूरिन और पिरिमिडीन। जो प्यूरिन्स होते हैं वो क्या होते हैं? एडेनिन और गुआनिन। और जो पिरिमिडीन होते हैं साइटोसिन और थाइमिन। इसके अलावा एक पांचवा बेस होता है यूरेसिल, जो कि केवल आरएनए में प्रेजेंट होता है, डीएनए में प्रेजेंट नहीं होता है। और जब पेयरिंग होती है नाइट्रोजनस बेस की तो हमेशा एक प्यूरिन दूसरे पिरिमिडीन से ही पेयर करता है, जिसमें कि जो एडेनिन है वो थाइमिन के साथ पेयर करता है और जो साइटोसिन है वो गुआनिन के साथ पेयर करता है। एडेनिन और थाइमिन के बीच में दो डबल बॉन्ड बनते हैं और साइटोसिन और गुआनिन के बीच में तीन हाइड्रोजन, डबल बॉन्ड नहीं बल्कि तीन हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं। तो जाहिर सी बात है कि एडेनिन और थाइमिन का जो बॉन्ड होता है वो थोड़ा वीक होता है, और जो साइटोसिन और गुआनिन का जो बॉन्ड होता है, क्योंकि वहां पर तीन बॉन्ड्स लगे हुए हैं, तो वहां तीन बॉन्ड होने की वजह से वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर बनता है।
अब आप अगर डीएनए के स्ट्रक्चर को देखेंगे तो ये एक डीएनए का जो दो स्ट्रैंड के बीच की जो दूरी होती है वो दूरी 20 एंगस्ट्रॉम के बीच की लगभग ये दूरी होती है। और इसका जो आप स्ट्रक्चर अगर देखेंगे तो इसमें दो तरीके के ग्रूव पाए जाते हैं, एक है ये मेजर ग्रूव और ये है माइनर ग्रूव। तो मेजर ग्रूव और माइनर ग्रूव वो स्ट्रक्चर है, ये वो ग्रूव्स होते हैं जिसके द्वारा ये डीएनए प्रोटीन से इंटरेक्ट करता है। मैंने आप लोगों को बताया था कि जो माइनर ग्रूव होते हैं वो प्रोटीन से इंटरेक्ट होते हैं और न्यूक्लियोसोम से इंटरेक्ट होते हैं। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो आप लोग पहले भी जानते हैं। और ये भी पता है कि एक टर्न में डीएनए का जो एक टर्न होता है, यानी यहां से अगर ये टर्न शुरू हो रहा है और पूरा एक टर्न कंप्लीट करने में यहां तक आने में 10 नाइट्रोजनस बेस प्रेजेंट होते हैं, है ना। और एक दो नाइट्रोजनस बेस के बीच की दूरी जो होती है 0.34 एंगस्ट्रॉम या 0.34 एंगस्ट्रॉम, 0.34 नैनोमीटर। अगर हम नैनोमीटर में लेंगे तो 0.34, और अगर हम एंगस्ट्रॉम में लेंगे तो एक कम हो जाएगा, 3.4 एंगस्ट्रॉम एक दूसरे नाइट्रोजनस बेस के बीच की दूरी होती है। बाकी ये जो नाइट्रोजनस बेस है ये बेसिकली ये जो सुगर फास्फेट का जो बैकबोन है, जो सीढ़ी के जो दो इस डंडे होते हैं, वो डंडे बेसिकली इस डीएनए में जो डंडे हैं वो सुगर और फॉस्फेट के बने होते हैं। और उसमें जो पायदान होती है वो बेसिकली नाइट्रोजनस बेस की बनी होती है, जो कि बेस पेयर रूल को फॉलो करते हैं। जो बेस पेयर रूल है यानी एडेनिन बाइंड्स विद या एडेनिन ज्वाइंस विद थाइमिन एंड साइटोसिन ज्वाइंस विद गुआनिन, यानी कि प्यूरिन हमेशा जो है पिरिमिडीन से ही बाइंड करेगा। और उसके साथ ही साथ जो है ये स्ट्रक्चर हमेशा आपको यूनिवर्सली बैक्टीरियोफाज से लेकर ह्यूमन बींग्स तक के डीएनए में ये सारे रूल्स फॉलो होते हैं। प्यूरिन हमेशा पिरिमिडीन से ही बाइंड करेगा, कभी दो प्यूरिन आपस में एक दूसरे के साथ डबल बॉन्ड नहीं बना सकते, ट्रिपल बॉन्ड नहीं बना सकते। इसी तरह कोई भी पिरिमिडीन एक दूसरे के साथ नहीं बना सकते हैं। इसका एक जो रूल है ये इसको बोलते हैं चारगॉफ प्रिंसिपल ऑफ इक्विवेलेंस। ये जो नियम था कि एडेनिन हमेशा थाइमिन से और साइटोसिन हमेशा गुआनिन से ही पेयर करेगा, इसके बारे में सबसे पहले चारगॉफ एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसके बारे में बताया था। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं डीएनए के बारे में, आप लोगों ने शायद इंटर में पढ़ी होंगी, नहीं पढ़ी होंगी तो एक बार फिर से पढ़ लीजिएगा। मैं आप लोगों को डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में तो ज्यादा नहीं बताऊंगा, बट टाइप ऑफ द डीएनए मैं जरूर बताऊंगा कि डीएनए कितने तरीके के होते हैं। अब ये जो डीएनए स्ट्रक्चर आपको दिखाया गया है ये राइट हैंडेड हेलिकल सेंस शो करता है। अब इसमें देखिए हेलिक्स जो होता है यानी कि जो घुमाव है वो राइट हैंडेड हेलिक्स है। राइट हैंडेड हेलिक्स का मतलब क्या होता है कि राइट हैंडेड हेलिक्स का मतलब ये होता है कि आपका जो राइट हैंड है, आप यहां से देखिए और इसमें जो घुमाव है ये इस तरीके से, तो इस तरीके को कहेंगे राइट हैंडेड हेलिकल सेंस वाला डीएनए, जिसको हम लोग जो है नॉर्मल डीएनए या बी डीएनए के नाम से कहते हैं, जानते हैं। एक और डीएनए होता है जिसमें कि जो हेलिकल सेंस होता है वो लेफ्ट हैंडेड हेलिकल सेंस होता है, यानी उसमें जो घुमाव होता है, आप अपनी बाएं हाथ की मुट्ठी को लीजिए और जिस तरीके से इसमें घुमाव आ रहा है उसको हम लोग बोलते हैं लेफ्ट हैंडेड हेलिकल सेंस। और ये हेलिकल जो स्ट्रक्चर होता है वो जेड डीएनए में पाया जाता है। ठीक है, तो बी डीएनए, जेड डीएनए और एक और डीएनए होता है ए डीएनए। तो ये तीन अलग अलग तरीके के डीएनए होते हैं, उन तीनों में थोड़ा माइनर डिफरेंसेस होता है। और बाकी डीएनए का स्ट्रक्चर और इसके बारे में और इंफॉर्मेशन हम कल पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। इसमें किसी को कुछ पूछना है या कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं। किसी को कुछ पूछना है? हर से चीज एक्सपेरिमेंट के बारे में डीएनए आप लोग पढ़ लीजिएगा खुद से, मैं टाइप्स ऑफ द डिफरेंट डीएनए में आप लोगों को बताऊं। तो आज के लिए इतना ही, कल हम लोग फिर मिलेंगे लगभग लगभग इसी टाइम पर। आप सभी को धनतेरस की ढेर सारी शुभकामनाएं।